मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है जीवन के हर घटना का दर्पण है आपकी जन्म कुंडली, योर होरोस्कोप एंड इवेंट्स ऑफ लाइफ। आज मैंने केवल केपी लग्न / कस्प चार्ट दिया है जो नेचुरल है, नैसर्गिक है। आज के वीडियो का शीर्षक इतना महत्वपूर्ण है, देखने में तो आपको लग रहा है कि आप सभी जानते हो कि आपके जीवन की हर घटना का दर्पण है आपकी जन्म कुंडली, लेकिन इसके तथ्यों और रहस्यों में जब जाओगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि गुरुजी ने अच्छी बात बताया। मित्रों, दर्पण का मतलब होता है शीशा, ऐसा मिरर जिसमें आप चेहरा देख सकते हो, अपना चेहरा। लेकिन दो परिस्थितियों में दर्पण में कुछ नहीं दिखाई देता, एक तो उस पर गर्दा हो, धूल हो, और दूसरा आपके पास आंखें ना हो, या ऐसा चश्मा लगा हुआ हो काला कि जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो दर्पण सहयोग नहीं करता। इसी तरह से आपकी जन्म कुंडली जो है उसमें सब जीवन की जो भी घटनाएं हैं, अच्छी बुरी, शुभ अशुभ, सब का दर्पण है वो जन्म कुंडली। और उसमें अगर आपके ज्ञान का दीपक जला हुआ है, आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, जानकारी में अहंकार का पर्दा नहीं है और आपकी सोच वैज्ञानिक नहीं है, तो आप केवल रटंत विद्या से अगर कुछ बोल रहे हो, कह रहे हो, तो लग रहा है आपकी बोलने में मधुरता है, वाणी अच्छी है, सुनने वाले तो सुन रहे हैं और उस समय उनको आनंद भी आ रहा है, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। किसी भी ज्ञान जानकारी का महत्व तभी है जब सामने वाले के भी समझ में आवे, वो तार्किक हो और विज्ञान सम्मत हो। तो आज मैं इन्हीं विषयों पर बात करूँगा कि कैसे आपकी जन्म कुंडली में जीवन की हर घटनाएं हैं और आपकी दृष्टि सही है, आपका चेतना सही है, आपकी जानकारी सही है, और कहीं आप अहंकार और अंधकारग्रस्त नहीं है, तभी हो सकता है। क्योंकि अक्सर लोग कुछ रट लेते हैं, कुछ तैयार कर लेते हैं पोथी पत्रा से और वही बोलते हैं, और आज के समाज को, अधिकतम लोगों को अच्छा लगता है जो आप देख रहे हैं, हर जगह वही प्रचलित। तो लेकिन कुछ भी कहिए, कुछ भी बोलिए, कोई विषय है, ज्योतिष एक बड़ा विज्ञान है। ये हमारे ऋषि प्रणीत है और ऋषियों की दिव्य चक्षु और आंतरिक ऊर्जा और प्रज्ञा से निश्रित है। लेकिन आज 5000 वर्ष बाद अगर उनकी वही बात जो उन्होंने लिख दिया है श्लोक में, किसी किताब में, उसको हूबहू हम बोलेंगे और कोई संस्कृत का श्लोक पढ़ करके कुछ बताएंगे, तो लगेगा कि अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जीवन में जब कोई उतारेगा तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। इसीलिए बहुत शोध खोज के बाद कृष्ण मूर्ति पद्धति पैदा हुई और मैंने भी कई वर्षों, 28 वर्षों के अध्ययन अनुभव के बाद इसको अपनाया। तो आज उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर हाइप का बटन दिखाई दे रहा है तो हाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत बताइए। आइए हम मूल टॉपिक पर आते। जैसे हमने एक कुंडली दिया, और घटना का मतलब होता है जीवन में कोई भी कार्य, कोई घटना है, कुछ 2 4 6 घटनाओं के द्वारा हम इसको बताएंगे कि यही दर्पण है। लेकिन इस दर्पण को देखने के लिए आपका ज्ञान चक्षु खुला हुआ हो, आपका विवेक जागृत हो और आप तार्किकता और विज्ञान संगत सोच रखते हो। तो आइए हम उसी घटना, जैसे आपके जीवन की कार्य है या घटना है नौकरी। नौकरी प्राय हर
घर की आवश्यकता है और ये एक ऐसी घटना है जीवन की, ये कैसे दिखाई देगी आपके जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में हमने बार बार बताया है, एक कस्प कुंडली होती है और एक लग्न कुंडली होती है। आज हम सिर्फ कस्प कुंडली की बात करेंगे क्योंकि विषय उसी संबंधित है। जैसे हमारी कस्प कुंडली से, मतलब जो कस्पल सिग्निफिकेटर्स हैं, वो बताते हैं कि जीवन में कोई घटना घटित होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। ये कस्प कुंडली से तो होगी कि नहीं होगी और घटित होगी तो कब होगी, ये दशा अंतरदशा बताता है। दोनों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे नौकरी का विषय है, बार बार हमने इसके सूत्रों को बताया है कि नौकरी के लिए प्रमुख स्थान छठवां होता है। अर्थात अगर आपके कस्प कुंडली में या कस्पल सिग्निफिकेटर द्वारा छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 10, 11 और 2 बता रहा है, नौकरी हम लिख देते हैं। नौकरी के लिए 6, 10, 11 और 2 विरोधी भाव भी होते हैं, उस पर चर्चा नहीं। अगर छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 10, 2, 11 भाव बता रहा है तो आपको निश्चित नौकरी लगेगी। कब लगेगी? जब इन्हीं भावों से संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर आएगा, उसमें जो भी नियम सूत्र हमने नक्षत्र उपनक्षत्र का बताया है हूबहू लागू हम घटना से। तो अगर छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 10, 2, 11 बता रहा है तो नौकरी मिलेगी, चाहे जन्म कुंडली देखिए चाहे प्रश्न। दूसरी घटना है, मान लीजिए आपका विवाह है। विवाह के लिए, विवाह शादी जिसको आप कहते हैं, विवाह के लिए आप सभी जानते हैं कि प्रमुख भाव 7वां है और विवाह होगा तो कुटुंब में वृद्धि होगी। इसलिए दूसरा भाव सहयोगी भाव है, सहायक भाव है और 11वां भाव इच्छा पूरक, अर्थात 7, 2, 11 सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी 7, 2 और 11 इन भावों को अगर बता रहा है तब विवाह होगा। इनको नहीं बताएगा तो कोई भी दशा अंतरदशा आवे तो विवाह नहीं होगा। कई वीडियो में हमने उदाहरण सहित समझाया। तो 7, 2, 11 है, विरोधी विवाह होते हैं। हर भाव किस पे भी चर्चा हुई है, वो विरोध पैदा करते हैं। लेकिन अगर 7, 2, 11 में से कोई भाव आया है, विवाह होगा, थोड़ा बाधाग्रस्त रहेगा और उसमें अड़चने आएंगी। अब तीसरी घटना, जैसे विवाह हो गया, संतान की बात आती है। क्या संतान प्राप्ति होगी मुझे? संतान के लिए देखिए 5वां भाव सभी जान, मैं केपी सिस्टम से बता रहा हूँ। अन्य ज्योतिष में क्या बोलते हैं लोग बताते हैं, मैं तो 28 साल पढ़ा और जो चल रहा है उसके अनुसार मेरे समझ में कम आ रहा था, आया इसलिए कि वर्तमान परिस्थितियों में भावों का रहस्य ही बदल गया है। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, शिक्षा के लिए अब 4था भाव हो गया, स्कूली शिक्षा। और पहले ऋषि प्रणीत समय में 5वां भाव था, क्योंकि ये ऋषि कुल में या आश्रम पद्धति शिक्षा थी, उस समय स्कूली शिक्षा नहीं थी। नौकरी के लिए 6वां भाव महत्वपूर्ण हो गया है, उस समय नौकरी को निषिद्ध माना। इसी तरह से 10वें भाव से पिता का स्थान देखा जाता है, लेकिन 9वां ही सही है। इस तरह से कई भावों में वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, उस समय तो वो सही था। तो आज वर्तमान परिवेश में तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर जब चिंतन आप करेंगे तभी उसका सही फल होगा। और पुराने लकीर के फकीर बने हैं, उन्हीं विषयों को बार बार दोहराएंगे तो उससे कोई फल नहीं मिलेगा। अब आते हैं संतान पक्ष। संतान के लिए 5वां भाव, 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 5, 2, 11 5वां संतान का है और द्वितीय है, जब संतान होगा तो कुटुंब में वृद्धि होगी और 11वां इच्छा। 5, 2, 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर है स्वयं और नक्षत्र के माध्यम। मेनली यह भी बता दूं कि नक्षत्र के माध्यम से जो भाव मिलते हैं वो सफल फल है। कई बार हमने बताया, बहुत ज़्यादा विस्तार करेंगे तो वीडियो बड़ी लंबी होगी। तो 5, 2,
11। अगर पंचम भाव का उपनिषद स्वामी 5, 2, 11 भावों का सिग्निफिकेटर है तो संतान प्राप्ति होगी। और अगर इन भावों का सिग्निफिकेटर नहीं है तो संतान प्राप्ति नहीं होगी। अगर 5, 2, 11 के साथ विरोधी भाव भी आए हैं तो बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, अड़चने आएंगी। संतान बाधक योग भले रहेगा लेकिन उपचार करने के बाद वो साध्य स्थिति रहती है, ठीक हो जाए। अब संतान के बाद अगर व्यवसाय आप करना चाहते, व्यवसाय के लिए 10th भाव के उपनिषद स्वामी जो कर्म स्थान है यहाँ से 10th भाव का उपनिषद स्वामी 10, 7, 2, 11 बता रहा है, 6 बता रहा, लेकिन 7वां भाव जरूरी होता तो व्यवसाय में उन्नति भी होगी, आदमी व्यवसाय करेगा। इसमें द्वितीय भाव को भी देखा जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। अगर 10वां 7वां आया है तो व्यवसाय होगा, मतलब व्यवसाय के लिए 10, 7 भाव मेन होता है, 2, 11 इसको भी पकड़ लीजिए। व्यवसाय में धन की जरूरत पड़ती है। और अगर इनके विरोधी भाव कार्य से 7वां नहीं आया है तो व्यवसाय में सफलता आपको नहीं मिलेगी, आप नहीं कर पाए। अब अन्य विषय हैं, घटना कब होगी, जैसे ऊपर जो भी विषय हमने बताया है इन्हीं भावों से संबंधित सिग्निफिकेटर जो ग्रह होंगे उन्हीं की दशा अंतरदशा में वो घटना होगी। लेकिन अगर कस्पल सिग्निफिकेटर में ये भाव नहीं आए हैं तो भले दशा अंतरदशा में आए हों भाव, वो कार्य नहीं होगा। ये नाते भाग्य पक्ष में जब लेके आप आए हों, कस्पल सिग्निफिकेटर अगर बता रहे हैं तो निश्चित रूप से वो घटना होगी। भले जो दशा चल रहा है उसमें आज वर्तमान समय में सही नहीं है, आने वाली दशा में कार्य होगा। अब ये व्यवसाय हो गया। मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं लॉटरी नहीं मिलेगी, क्या मुझे लॉटरी मिलेगा? निश्चित मिलेगा, लेकिन लाखों में एक को मिलता है, क्योंकि लॉटरी के लिए तृतीय भाव देखा है। तृतीय भाव का उपनिषद स्वामी अगर 6, 10, 2, 11 भावों का कार्य हो, वो भी नक्षत्र के माध्यम, तो लॉटरी का बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन 8वें और 12वें का कार्य न हो सबल रूप से, नहीं भले 6, 10, 2, 11 बता रहा है, उसी में 8वां 12वां भी आ गया तो लॉटरी नहीं मिलता है। ऐसी स्थितियां होती हैं, लाते नहीं मिलता। और अगर योग भी रहता है तो जिस समय आप लॉटरी कर रहे हो उस समय दशांतर दशा, मतलब जो कुंडली का कस्पल सिग्निफिकेटर है उसका और दशांतर दशा का जब आपस में समन्वय होता है तभी वो घटना घटित होती है, इसको भी जान लीजिए। लेकिन अगर कस्पल सिग्निफिकेटर बता रहा है उस भाव का उपनिषद स्वामी तो वो घटना देर सवेर घटित होगी, लेकिन उचित दशा में। तो तृतीय को आप जानिए लॉटरी, 3, 6, 2, 11, 10 तृतीय भाव का उपनिषद स्वामी अगर 6, 10, 2 और 11 को बता रहा तो लॉटरी के बड़े चांस हैं। और 8वां 12वां भी उसी में शामिल हो गया तो नहीं मिलता, ऐसे नाते लोगों को नहीं मिलता। 4 हमने 5 घटना बताया, एक घटना और बता दें। जैसे आप विदेश की बात करते हो कि विदेश में हमारा जाना होगा कि नहीं होगा, विदेश यात्रा होगी कि नहीं। विदेश के लिए 12वां भाव है, विदेश के लिए भी, अस्पताल के लिए भी, जेल के लिए भी, शमशान, लेकिन नियम थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हम विदेश के लिए बताते हैं अगर 12वें भाव का उपनिषद स्वामी 12, 9 और 3, 9वां स्थान लंबी यात्रा का है, तृतीय स्थान छोटी यात्रा का है और 12वां स्थान विदेश का है। तो 12, 9, 3 इन भाव कार्य हो तो विदेश यात्रा होती है। जन्म कुंडली देखोगे तब भी, प्रश्न कुंडली देखोगे तब ये चीज़ें मिलेंगी, अर्थात विदेश यात्रा। योग है 12,
9 और 3। अब 2 2 4 2 6 घटनाएं हमने बताया। एक और बता देते हैं, ऋण मुक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कर्जा लिए रहते हैं, तो ऋण से मुक्ति होगी कि नहीं? ऋण जो देता है कुंडली में उसका स्थान 7वां होता है, ये जान लीजिए। अगर सप्तम स्थान के स्वामी को मिलेगा, लाभ होगा, तभी आप ऋण मुक्ति होगे, ऋणदाता को जब आप। तो सप्तम स्थान का उपनिषद स्वामी 8वें को बता रहा, 12वें को और 5 को, अर्थात ऋणदाता से 8वां द्वितीय स्थान है, 12वां छठा स्थान है और 5वां 11 है। अर्थात ऋणदाता, ऋण मुक्ति होगी कि नहीं? तो कुंडली में अगर सप्तम भाव का उपनिषद स्वामी ऋण मुक्ति कब होगा? 8 12 और 5 की दशा। 8 12 और 5 ये भाव अगर सप्तम भाव का उपनिषद स्वामी बता रहा है तो ऋण मुक्ति होगी। कब होगी? इन्हीं ग्रहों से संबंधित दशा अंतर दशा में होगी। इस तरह से 6-7 घटनाएं हमने लगभग बताया। जीवन की किसी भी घटना के लिए प्रमुख और सहायक भाव को आप जान लीजिए, और अगर उस प्रमुख भाव का उपनिषद स्वामी इन भावों को बता रहा है तो कार्य होगा, और नहीं बता रहा है तो नहीं होगा। दूसरा विषय होगा भी तब जब उस ग्रह की दशांतर दशा आएगी जिसमें ये भाव होंगे, नक्षत्र और उपनक्षत्र के सहयोग से उसको देख करके टाइम सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से मित्रों, जीवन के प्रत्येक घटना का दर्पण है आपकी जन्म कुंडली। ये मैंने आज विस्तार से बताया है। अब आज ही अगर पूरी घटना छोटी बड़ी की बात करूं तो घंटों लग जाएगा। अगर इसी नियम से और घटनाओं के भाव समूहों को भी देख लें, घटना के विरोधी भावों को भी देख लें, दशा अंतर दशा का पूरा ध्यान रखें, और नियम क्या है कालखंड निर्धारित करने का, कैसे नक्षत्र बल सबल होता है, उप नक्षत्र का सपोर्ट जरूरी होता है, सारे नियमों पर हमने वीडियो दिया है। उनका एक बार अवलोकन करिए, अध्ययन करिए, और आप निश्चित रूप से ज्योतिष में कुशल हो जाओगे, प्रवीण हो जाओगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आज का टाइप वीडियो ही बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। अल्लाह भाई खोल दहली जाए आवा जहाँ जाएगा।